नमस्ते। आज की क्लास का विषय है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो अकबर अकबर का पूरा नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर शब्द का अर्थ क्या है? महान। बाबर का शेर, हुमायूं का भाग्यशाली, अकबर का महान। ठीक है। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक। और ये काल जितने भी मुगल शासक हैं उनमें सर्वाधिक है। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक है अकबर, और दूसरा लंबे समय तक शासन करने वाला शासक है औरंगजेब। ठीक है। तो सब सर्वाधिक लंबे समय तक शासनकाल है अकबर का। खैर, अकबर के संदर्भ में हम जब बात करें तो पहले जीवन परिचय सामान्य। जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 को। अब देखो 1542, इसका मतलब हुमायूं के पलायन काल के दौरान, क्योंकि 40 से 55 तक उसका पलायन काल है। तो पलायन काल में हुआ है। तो पलायन काल में अमरकोट, अमरकोट पाकिस्तान में है, सिंध में। तो अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ हुआ था। ठीक है। अमरकोट में राजपूत राणा वीरसाल के यहाँ पर, क्योंकि जब हुमायूं जाते समय कुछ समय के लिए अपनी बेगमों को यहाँ छोड़कर गया था, तो उसी दौरान अकबर का जन्म हुआ था। माता का नाम हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम। पिता हुमायूं है। ठीक है। फिर बचपन का नाम, बचपन नाम या वास्तविक नाम, देखो दो याद करने पड़ेंगे। एक तो जैसे पूरा नाम है ना, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार तो इसका नाम, बचपन का नाम था जलालुद्दीन, जबकि स्मिथ के अनुसार बचपन का नाम था इसका बदरुद्दीन। बदरुद्दीन, ये किसके अनुसार है? वी ए स्मिथ के अनुसार। तो स्मिथ के अनुसार इसके बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन। तो आपको दो नाम याद रखने हैं। तो जलालुद्दीन तो याद रह जाएगा, क्योंकि पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, तो जलालुद्दीन याद रह जाएगा। अलग से स्मिथ के अनुसार क्या याद रखना है? बदरुद्दीन इसके बचपन का नाम था। ठीक है। फिर ये बात ध्यान रखनी है कि शासक बनते समय, जिस समय शासक, अच्छा शासक बनने से पूर्व की बात बताएं। सबसे पहले 1551 में इसे गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अकबर की प्रथम नियुक्ति हुमायूं के पलायन काल के दौरान ही है। जब हुमायूं पलायन काल में था तभी हुमायूं ने इसे 1551 में गजनी का सूबेदार बना दिया। ठीक है। तो अकबर की प्रथम नियुक्ति कौन सी है? गजनी के सूबेदार के रूप में है। फिर देखो, अब प्रथम नियुक्ति गजनी के सूबेदार के रूप में है, तो अब एक आपको नई बात और याद हो जाएगी। 1551 में ही अकबर का प्रथम विवाह हुआ था। प्रथम नियुक्ति भी 1551 में, तो प्रथम विवाह भी 1551 में। और ये प्रथम विवाह हुआ, यानी ये तो नियुक्ति है, इस समय 51 में इसका विवाह हुआ, और वो हुआ हिंदाल की पुत्री रुकैया से। हिंदाल जो अकबर का चाचा था। भाई, बाबर के 4 टाबर थे, पता है आपको पहले, कि हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। तो उनमें हिंदाल की पुत्री थी रुकैया। रुकैया या रजिया, इसका दूसरा नाम रजिया भी मिलता है। तो रुकैया या रजिया बेगम से इसका विवाह हुआ था, जो हिंदाल की पुत्री थी, और ये अकबर का प्रथम विवाह था। ठीक है। तो प्रथम नियुक्ति और विवाह, देखो ये 1551 आपको कितने संदर्भ में याद रखना है? 1551। वैसे किसान कॉल सेंटर के नंबर है
लेकिन इससे एक अकबर की प्रथम नियुक्ति आपको याद होगी, एक अकबर का प्रथम विवाह आपको याद होगा। फिर अबुल फजल के संदर्भ में हम बात करेंगे, हालांकि उसका जन्म नहीं के बराबर पूछते हैं, मृत्यु कब हुई, क्योंकि मृत्यु जहांगीर करवाता है उसकी हत्या अबुल फजल की, तो इसलिए वो पूछते हैं, लेकिन जन्म भी हमें याद रख सकते हैं क्योंकि इतिहास के विद्यार्थी हैं, इस नाते हमें याद रखना चाहिए। तो जन्म होता है 1551, 1551, 1551 में अबुल फजल का जन्म होता है। ठीक है, तो अबुल फजल का जन्म 1551, अकबर की प्रथम नियुक्ति जो गजनी का सूबेदार बनता है 1551, और अकबर का प्रथम विवाह है 1551। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। चलो, अब उसके बाद पहले तो सबसे पहले कहाँ का सूबेदार बनाया उसे, गजनी का, लेकिन बाद में लाहौर का या पंजाब का सूबेदार और बना दिया जाता है। गजनी के साथ साथ एक क्षेत्र और जोड़ दिया जाता है, वो लाहौर। तो शासक बनते समय अकबर कहाँ का गवर्नर था, गजनी और लाहौर का सूबेदार था। क्लियर है शायद, कोई दिक्कत नहीं। तो लाहौर वापस हुमायूं पलायन काल से भारत को जीतने के बाद, तो ये 1556 की नियुक्ति है लाहौर वाली, और ये पहले 1551 में। तो शासक बनते समय पूछ सकते हैं अब शासक कब बना, तो अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कहां हुआ, कल्लानौर नामक स्थान पर। कल्लानौर गुरदासपुर पंजाब में है, कल्लानौर गुरदासपुर पंजाब में है, तो कल्लानौर गुरदासपुर पंजाब नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। और ये राज्याभिषेक किसने किया, अबुल कासिम ने। राज्याभिषेक किसने किया, अबुल कासिम। और इसी समय बैराम खां को अकबर का संरक्षक और वकील ए मुतल्लक, ठीक है, यानी एक प्रकार से राजनीतिक और आर्थिक मामलों का अधिकारी नियुक्त किया गया था। तो बैराम खां उसका संरक्षक नियुक्त किया गया है इस समय 1556 में। और 1556 से लेकर 60 तक जो अकबर का शासनकाल होगा, वो बैराम खां के संरक्षण का काल, बैराम खां के नियंत्रण का काल रहेगा। इस काल की कोई भी गतिविधि है वो बैराम खां से प्रभावित रहेगी, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई बैराम खां के संरक्षण काल में क्या क्या कार्य हुए, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई, तो हमारा बिंदु ही रहेगा बैराम। पहले यहां तक कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। भाई अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। शासनकाल पहले बता ही चुका हूं, सर्वाधिक लंबा है, मुगल शासकों में सबसे अधिक लंबा काल। माता हमीदा बानो बेगम, बचपन का नाम जलालुद्दीन और बदरुद्दीन, दो याद करने हैं आपको, स्मिथ के अनुसार बदरुद्दीन था। सबसे पहले प्रथम नियुक्ति गजनी के सूबेदार के रूप में हुई थी, वो सॉरी हाँ, गजनी के सूबेदार के रूप में 1551 में, बाद में इसे लाहौर का सूबेदार भी बना दिया जाता है। 1551 में इसका प्रथम विवाह होता है हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से। 51 में, मैंने क्या बोल दिया, सब हाँ 1551 में, ये बात ध्यान रखनी है, 1551 में प्रथम विवाह होता है। अब बैराम खां का संरक्षण काल, कि बैराम खां के संरक्षण काल में अकबर ने क्या क्या कार्य किए, तो अगला हमारा बिंदु होगा बैराम खां का संरक्षण काल। कब से कब तक, तो शासक बना तब से, यानी 1556 से 60 तक, क्योंकि 60 जनवरी इकसठ में तो बैराम खां की हत्या हो जाएगी। तो ये काल रहेगा बैराम खां के संरक्षण का काल। ठीक है, अब इस काल की घटनाओं में सबसे बड़ी घटना वो है, सबसे महत्वपूर्ण घटना वो है पानीपत का दूसरा युद्ध, द्वितीय युद्ध, जो कब हुआ है, 5
नवंबर 1556 को। तो देखो 56 तो आपको याद रह जाएगा क्योंकि बैराम खां के संरक्षण काल की शुरुआत होती है। और अकबर इस घटना से याद रह जाएगा कि जो ही हुमायूं की मृत्यु हुई, हुमायूं की मृत्यु के तत्काल बाद, जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय दिल्ली का मुगल अधिकारी था तारती बैग। क्या नाम था? तारती बैग। दिल्ली का मुगल अधिकारी तारती बैग। इस तारती बैग को पराजित कर दिया हेमू ने, और हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यानी दिल्ली के मुगल अधिकारी तारती बैग को पराजित करके हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब सवाल ये उठता है, हेमू कौन था? इसको हेमू विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला ऐसा माना जाता है कि भारत का 14वां और अंतिम शासक था। पहला और सबसे महत्वपूर्ण तो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और सबसे अंतिम शासक माना जाता है हेमू को, इसलिए इसे कहा जाता है हेमू विक्रमादित्य। अच्छा, हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? जब दिल्ली विजय की है। 1556 में दिल्ली को जीता है तो दिल्ली का शासक बना है, स्वतंत्र। पहले मूलतः कौन था? ये था आदिल शाह सूर का सेनापति और प्रधानमंत्री। अच्छा, वैसे मूलतः तो क्या था? ये रेवाड़ी का नमक विक्रेता था, हरियाणा क्षेत्र में नमक बेचता था। लेकिन इसकी ताकत और बुद्धि से प्रभावित हुआ आदिल शाह सूर, जो शेर शाह के उत्तराधिकारियों में से आगे एक था, इस्लाम शाह के उत्तराधिकारियों में से एक था। क्योंकि इस्लाम शाह के बाद बंटवारा हो गया था साम्राज्य का, तो जो बंगाल वाला क्षेत्र है वो आदिल शाह सूर को मिला था। इधर पंजाब वाला क्षेत्र है वो सिकंदर सूर को, पंजाब दिल्ली वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो उस आदिल शाह सूर का सेनापति और प्रधानमंत्री था ये हेमू या हेमू विक्रमादित्य। हुमायूं की मृत्यु के बाद उत्पन्न परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए इस हेमू ने दिल्ली के मुगल अधिकारी तारती बैग को पराजित कर दिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अपने आप को दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। क्लियर है? शायद कोई दिक्कत नहीं। तो अब सबसे बड़ी चुनौती अकबर के लिए ये हेमू था। ठीक है, इसलिए जितने भी जो मुगल सरदार थे सबने यही कहा कि हम वापस काबुल की तरफ चले जाते हैं, दिल्ली पर अब हेमू की तरफ नहीं जाएंगे। बैराम खां डटा रहा कि मुकाबला करेंगे। भाई, अगर बाबर ने मुश्किल से काबुल की गरीबी को समाप्त किया है, हुमायूं वैसे 15 साल तक वहां पर बाहर रहा है, अगर हमारा भाग्य है तो भारत में है, और नहीं तो फिर हम, तो परिणामतः बैराम खां की जिद के कारण यहाँ पर इस हेमू से संघर्ष होता है। और वो संघर्ष क्या है? पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। और इस युद्ध को, ये अकबर के जीवन का एकमात्र युद्ध है जिसे अकबर ने जिहाद घोषित किया था अकबर के राजा बनने के बाद। इसलिए प्रथम पूछे तो भी यही होगा, एकमात्र पूछे तो भी यही होगा कि अकबर ने किस युद्ध को जिहाद घोषित किया था? तो किसको? पानीपत के युद्ध को, पानीपत का द्वितीय युद्ध है उसको जिहाद धर्म युद्ध घोषित किया था। और इस युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। हेमू पराजित हुआ और मारा गया और वापस दिल्ली पर अधिकार हो गया। किसका? मुगलों का, यानी अकबर का। तो ये बैराम खां की बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इस समय पूरा जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? बैराम खां कर रहा था। दूसरी बात, इसी समय हम आगे जब चर्चा करते हैं कि अकबर के पास हवाई नाम का हाथी था, अकबर के हाथियों की चर्चा करते हैं कि हवाई, रणमंदार, गजमुक्ता, तो वो जो हवाई हाथी था वो हेमू का ही था। हवाई हाथी था वो हेमू का था। हेमू से, हेमू के मरने के बाद वो हाथी प्राप्त कर लिया किसने? अकबर ने। तो वो अकबर का मुख्य हाथी बन गया हवाई। ठीक है, तो हालांकि ये बात नहीं पूछेंगे, हवाई नाम जरूर पूछते हैं हाथी का किससे प्राप्त हुआ, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये बात रही। इसके बाद में अब और क्या क्या किया? तो पहली उपलब्धि तो क्या हो गई? 1556 में हेमू के संरक्षण, इसकी बैराम खां के संरक्षण काल की बात करें
तो 1556 में पानीपत विजय, ठीक है। फिर उसके बाद में 1558 में अजमेर को जीता। तो ये ध्यान रखना, मुगलों का या अकबर का अजमेर पर नियंत्रण कब हुआ था? 1558 में, ठीक है। फिर उसके बाद में 1559, तो मैं 59 बोलता हूं, 59 में ग्वालियर, देखो 58 अजमेर, 59 ग्वालियर। तो ग्वालियर को कब जीता? ग्वालियर। अच्छा, ये मुगल, ये क्षेत्र जिनकी मैं जिक्र कर रहा हूं वो पहले कभी मुगलों के अधिकार में थे, पहले कभी मुगलों के अधिकार में थे। बीच में हुमायूं के या तो पलायन काल में या हुमायूं की मृत्यु के बाद वो मुगलों से खिसक लिए हैं। तो यहाँ पर ये एक प्रकार से वापस नियंत्रण पा रहा है, जैसे दिल्ली पर वापस नियंत्रण आया, अजमेर पर वापस नियंत्रण कर लिया, ग्वालियर पर वापस नियंत्रण कर लिया। अच्छा, आपने हल्दीघाटी युद्ध भी पढ़ा था? हल्दीघाटी युद्ध के समय ये पढ़ा था आपने कि राम शाह तंवर ग्वालियर का शासक था और वो इस युद्ध में मारा जाता है। हल्दीघाटी युद्ध में पढ़ा था ना। और वो अपनी पीढ़ियों, 3 पीढ़ियों सहित मारा जाता है। वो ग्वालियर का शासक था और इस समय वो राणा उदय सिंह की शरण में चला जाता है इसी समय, ठीक है। तो यहां ग्वालियर में किसको पराजित किया था? राम शाह तंवर को, या राम सिंह तंवर। और ये फिर राणा उदय सिंह की शरण में चला जाता है, ठीक है। तो 59 में ग्वालियर विजय, ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी। बाकी याद रखो तो 60 में जौनपुर को जीता था, और जौनपुर कुछ समय के लिए अकबर का प्रशासनिक केंद्र भी बनता है, इसलिए आपको जौनपुर विजय के उपलक्ष्य में पूछ सकते हैं। और वो विजय है 1560। 1560 में जौनपुर को जीता था। तो जौनपुर को कब जीता? 1560 में। यहां तक आपको याद करना है। देखो, पानीपत का युद्ध 56, अजमेर को जीता 58, ग्वालियर 59, जौनपुर को कब जीता? 60 में। ये बैराम खां के संरक्षण काल की उपलब्धियां हैं। यहां तक बैराम खां क्लियर है, शायद कोई दिक्कत नहीं। अब आगे, अब देखो क्या हुआ। बैराम खां एक के बाद एक विजय कर रहा है, मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ कर रहा है, अकबर का संरक्षक है, वकीले मुतलक है, पूरी शक्तियां उसके हाथ में हैं। शाही नगाड़े का प्रयोग वो कर रहा है, शाही मोहर का प्रयोग वो कर रहा है, पूरी बातें। इसका मतलब एक प्रकार से एज ए संप्रभु शासक, एक प्रकार से, यानी नाम तो अकबर का है लेकिन शक्तियों का उपयोग कौन कर रहा है? बैराम खां। ये बात हरम की महिलाओं को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि बैराम खां बन टिक्की काजल का पिसा भी गिन गिन दे, तो ये बात उनके लिए थोड़ी सी असहनीय हो गई। इसलिए उन्होंने क्या किया? अकबर के कान भरने शुरू कर दिए, और इस डिपार्टमेंट द्वारा भरे हुए कान के बाद में फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर दुनिया का कोई पुरुष मेरे अनुसार ऐसा मानता है कि मुझ पर किसी महिला का या बीवी का प्रभाव नहीं है, तो शायद मेरे ख्याल से उसका वहम है। ऐसा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी संदर्भ में पक्का रहेगा। खैर, जो भी है, अब क्या है, जब हरम की महिलाओं ने अकबर को इस रूप में कि भाई आप शासन संभालने के योग्य हो गए, ये देखो खजाने के मालिक आप हो, लेकिन आपको रुपए पैसे भी उसे लेने पड़ते हैं, ये वो पूरी तरह से भर दिया, तो परिणामतः है अकबर ने अपने शिक्षक से पत्र लिखवाया। अकबर का शिक्षक था अब्दुल लतीफ। वैसे तो कई शिक्षक थे, अकबर के 3-4 शिक्षक थे, लेकिन आप ध्यान रखना अकबर अनपढ़ था। गुरुजी ने एक ही बात कहते हो कमन खानी सुना दो, जे अगर ज्यादा पढ़ा भाई कोशिश करी तो नौकरी जाओ ला। इसलिए अकबर की पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी। अगर आपसे ये पूछे कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ था, तो कौन सा था? अकबर। लेकिन आप अकबर के शिक्षक भी हैं, अभी 1-2 शिक्षकों के तो अभी नाम की जिक्र करेंगे, प्रसंग आएगा। तो एक अब्दुल लतीफ अकबर के शिक्षकों में से प्रमुख शिक्षक था। उससे गुरुजी को बुलाया और पत्र लिखवाया कि लिखो भाई पत्र,
और क्या लिखवाया, बरसों से आपकी तमन्ना थी कि आप मक्का मदीना की यात्रा करके आए, अब आपकी वो इच्छा पूरी करने का समय आ चुका है, क्योंकि मैं भी शासन संभालने के योग्य हो चुका हूं। अब अकबर को यह लग गया कि कान भरे हुए हैं, कोई इलाज नहीं है, फायदा इसी में है, उसकी बात मान ली जाए। उसको बैराम खां को यह लग गया कि भाई अकबर की बात मान ली जाए। तो उसने क्या कहा, शाही मोहर या जो भी शाही प्रतीक चिन्ह ध्वज वगैरह जो चीजें थी सबकी सब लौटा दी, भेज दिया। ये बात बुरी लगी एक मुगल सेनापति जिसका नाम था पीर मोहम्मद। अब आप ये कहोगे उसको बुरी कैसे लगी, क्योंकि उसे पता था कि अगर बैराम खां सह सम्मान पूरे चीजों अधिकारों को त्याग देगा तो उसका कद ज्यादा बढ़ जाएगा, और वो जब मक्का मदीना की यात्रा करके आएगा तो उसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ सकता है। जबकि पीर मोहम्मद उसके प्रभाव को समाप्त करना चाहता था, क्योंकि दोनों में पीर मोहम्मद इस समय मुगल सेना का सेनापति है, मुगल सेना की एक टुकड़ी का नेतृत्व करता है, लेकिन कभी वो अकबर का शिक्षक था, और अकबर को शिक्षक सौ आराम को काम हो। बात समझ आ रही है यहां पर। तो पीर उस पद से उसे हटा दिया था, तो परिणामतः पीर मोहम्मद बैराम खां से बदला लेना चाहता था। अब क्या हुआ, जो ही वो रवाना हुआ मक्का मदीना की यात्रा के लिए, तो उसका पीछा किया। बैराम खान ने क्या सोचा कि पीर मोहम्मद पुरानी शत्रुता का बदला लेने के लिए आ रहा है, तो दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ। उस युद्ध को बोलते हैं तिलवाड़ा का युद्ध। तिलवाड़ा का युद्ध कब हुआ, 1560। किनके मध्य, तो बैराम खां, आप इसको अकबर भी बोल सकते हो, बैराम खां व अकबर के मध्य, या बैराम खां व अकबर के सेनापति पीर मोहम्मद, क्योंकि सेना मुगल ही थी, पीर मोहम्मद के मध्य ये तिलवाड़ा का युद्ध हुआ। अब दिखती बात है भाई, पीर मोहम्मद के पास तो मुगल सेना थी, इसके पास केवल चंद अंगरक्षक थे जो कि मक्का मदीना की यात्रा पर जाते समय इसकी सहायता के लिए। तो जीत किसकी होती, पीर मोहम्मद की। तो परिणाम था पीर मोहम्मद जीत गया, बैराम खां को बंदी बना लिया और इस आरोप के साथ अकबर के पास प्रस्तुत किया, इस आरोप के साथ कि इसने मक्का जाने के बजाय आपके खिलाफ विद्रोह कर दिया, जबकि वो विद्रोह अकबर के खिलाफ न होकर इससे मुकाबले के रूप में था एक प्रकार से। बात समझ आ रही है। तो जो भी हो इस आरोप के साथ, ताकि प्रभाव कम हो जाए और अकबर खुद इसे सजा दे। लेकिन देखो अकबर जानता था ये बात, अकबर इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि अगर इस व्यक्ति को विद्रोह करना होता तो ये शाही नगाड़े आदि हमें वापस नहीं लौटाता, ये ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बात नंबर 1, ठीक है। तो पहली बात, सबसे बड़ी बात यही रह गई कि उसने, अकबर ने देखो कुछ मामलों में, एक तो ये बात उसके ध्यान में आ गई कि अगर चाहता तो ये वापस चीजें। दूसरी बात, साम्राज्य को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण सेवाएं किसकी थी, बैराम खान की। भाई बैराम खान ने तो मजबूत किया उस समय, अन्यथा सब ये चाहते थे कि जब तारदी बैग को हरा कर हेमू का नियंत्रण हो गया था दिल्ली पर, तभी सब ये चाह रहे थे कि वापस पलायन करे। एक बैराम खान था जो डटा रहा था। फिर एक एक करके अकबर के जितने भी विद्रोही थे, विरोधी थे, उसके खुद के परिवारजन जो विरोधी थे, उन सब का दमन भी किसने किया, बैराम खान ने। तो अकबर की स्थिति को सुदृढ़ किया था, और ये बात अकबर बखूबी जानता था। लेकिन वो अपने शिक्षक को भी, पूर्व शिक्षक को भी नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बीच का रास्ता अपनाया। और बीच का क्या अपनाया कि बैराम खां के सामने पीर मोहम्मद को तो कह दिया कि भाई ठीक है, अब जो भी निर्णय है हम करेंगे इसके संदर्भ में,
और निर्णय करते समय उसने क्या किया, बैराम खां के सामने 3 विकल्प रखे। ठीक है, पहला विकल्प ये रखा कि उसे कालपी और चंदेरी का गवर्नर बना दिया जाए, या उस कालपी और चंदेरी की आय उसे दे दी जाए। किसको? बैराम खां को, कि उसके परिवार के निर्वाह के लिए तो कालपी और चंदेरी का क्षेत्र दे दिया जाए। दूसरी बात, बैराम का सम्राट का गुप्त सलाहकार बन जाए। गुप्त सलाहकार को मतलब वो है कि पूछे जने ही सलाह दे, जोरा मर्दी टांग ने अड़ावे। ठीक है, तो गुप्त सलाहकार, लेकिन पद तो बड़ा है ही भाई, विशेष सलाहकार बने एक प्रकार से अकबर का। और तीसरा, जो पुरानी इच्छा थी, क्या थी? मक्का मदीना की यात्रा। तो मक्का मदीना की यात्रा पर चला जाए। तो बैराम खान ने तीसरे विकल्प को चुना, अर्थात मक्का मदीना की यात्रा वाले विकल्प को चुना, तीर्थ यात्रा वाले विकल्प को चुना। लेकिन रवाना हुआ यात्रा के लिए तो गुजरात के अनहिलवाड़ा या पाटन नामक स्थान पर मुबारिक नामक एक अफगान युवक ने, जिसको कभी बैराम खान ने मारा था, उसके पिता को, उस मुबारिक के पिता को, उस मुबारिक नामक अफगान ने छुरा घोंपकर बैराम खान की हत्या कर दी। इसी के साथ बैराम का ये बात है 30 जनवरी 1561 की। इसलिए बैराम खां का संरक्षण काल यहां तक ही रहता है। बस ये तो समाप्त हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब अकबर क्या करता है, बैराम खां की पत्नी सलीमा बेगम से निकाह कर लेता है और उसके 4 वर्षीय बेटे रहीम, अब्दुल रहीम खान का नाम। अच्छा देखो, अब्दुल रहीम ही है, खान खाना की उपाधि पहले हुमायूं ने दी थी। किसको? बैराम खां को। वो उपाधि अकबर आगे चलकर 1584 में दे देगा। किसको? रहीम को। ठीक है, तो रहीम खान खाना बोलते हैं। खान खाना अकबर द्वारा प्रदान की गई उपाधि है, जो रहीम को अकबर ने दी है 1584 में। ठीक है, तो उस 4 वर्षीय रहीम को अपने संरक्षण में ले लेता है। 4 वर्षीय रहीम को अकबर ने अपने संरक्षण में ले लिया। क्लियर है? शायद कोई दिक्कत नहीं। अब एक पक्ष से निकला, बैराम खां के नियंत्रण में निकला, लेकिन हरम के नियंत्रण में यानी प्रभाव में चला गया। यानी अकबर के शासन का 2 वर्ष का काल ऐसा होगा जिसमें वो हरम की महिलाओं की बात को तवज्जो देगा, मानेगा। और उस शासन काल को कहेंगे हम पर्दा या पेटीकोट या हरम का शासन। ठीक है, तो आप लिखोगे पर्दा, हरम या पेटीकोट शासन। कब से कब तक? 1560 से 62 तक, 2 वर्ष तक हरम की महिलाओं, ठीक है, हरम की महिलाओं और उनके परिवार का जो प्रभाव, यानी एक गठबंधन है, उसको कहा जाएगा अत्त का खेल। ये बात भी ध्यान रखना आपको। अत्त का खेल, अत्त का खेल का मतलब जो महिलाएं अकबर की धाय रही हैं, वो और उनके परिवार, तो उनका जो प्रभाव है वो कहलाएगा अत्त का खेल। तो ये अत्त का खेल का काल भी कब से कब तक का है? 1560 से 62 तक। अब देखो इसमें कौन कौन है। एक, अकबर की ढाई माँ माहम अनगा, अनगा। एक इस माहम अनगा की बेटी जीजी अनगा। तो ये जीजी अनगा भी अकबर की धाई थी, और विशेष तौर से ज्यादा अकबर की देखरेख ऐसा माना जाता है कि जीजी अनगा ने ही की थी। तो जीजी अनगा। फिर इस माहम अनगा का बेटा था आदम खां, और इन लोगों ने वजीर बना दिया था बैराम खां के बाद एक व्यक्ति को जो कठपुतली था, उसका नाम था मुनीम खां। मुनीम खां। तो
ये ध्यान रखना, मुनीम खां के साथ माहम अनगा ने संयुक्त रूप से वजीर पद पर कार्य किया था, और वजीर पद पर कार्य करने वाली मुगल काल की एकमात्र महिला थी। वो कौन थी? माहम अनगा। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये दो वजीरों के साथ संयुक्त रूप से शासन वजीर बनेगी, ये वकील बनेगी। मुगल काल में वजीर को वकील कहा जाता था। ठीक है, कौन? माहम अनगा। तो अब इस दौरान ये जो गुट जाएगा वही कार्य होगा। अच्छा, इस गुट में एक सदस्य हो गया जीजी अनगा का पति था शमसुद्दीन अतका खां। अतका खां, लेकिन ये अकबर का शुभ चिंतक था, और ये जो माहम अनगा है इसको अपने पुत्र का मोह है, आदम खां से पुत्र मोह बहुत ज्यादा था। और ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अभी देखो हम घटना चक्र की बात करेंगे कि कैसे इस प्रभाव से ये मुक्त होता है, किस प्रकार से ये इस प्रभाव से मुक्त होगा। ठीक है, अब देखो भाई, बैराम खां के पतन के बाद ही बैराम खां के संरक्षण वाला काल तो समाप्त हो गया। अब नियंत्रण किसका आ गया? इन लोगों का। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि अकबर के शासन का वह काल, 2 वर्ष का काल 1560 से 62, जब अकबर पर हरम की महिलाओं या उनसे संबंधित व्यक्तियों का प्रभाव रहा, उसे हरम का शासन, पर्दा शासन या पेटीकोट शासन कहा गया है। क्लियर है? शायद कोई दिक्कत नहीं। अब इस अगर आपसे ये पूछे कि इस हरम या पर्दा शासन की मुखिया कौन थी, तो कौन है? माहम अनगा। अब देखो, माहम अनगा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इस आदम खां को नियुक्त कर दिया मुगल सेनापति। इस आदम खां को मुगल सेनापति नियुक्त कर दिया। ठीक है, और मुनीम खां वजीर या वकील बनी गया। अब क्या हुआ? अकबर के काल का साम्राज्य विस्तार के लिए पहला अभियान होगा, वो होगा मालवा विजय। यानी जब अकबर एक प्रकार से इतने दिन बैराम खां के नियंत्रण में था, दूसरी बात जो चीजें जीत रहे थे वो उनके पहले नियंत्रण में थी, केवल उनको वापस प्राप्त कर रहे थे। अब साम्राज्य विस्तार के लिए जो प्रयास किया जा रहा था उनमें पहला विस्तार कौन सा है? मालवा विजय। और मालवा को जब जीता तो मालवा के लिए सेनापति किसको भेजा? आदम खां को। आदम खान ने मालवा को जीत लिया, बाज बहादुर को पराजित करके, वहां से बड़ी मात्रा में लूट का सामान मिला। लेकिन वो लूट का सामान लेकर राजधानी दिल्ली नहीं पहुंचा, बीच में ही रुक गया। ऐसा उसने पहले भी कई अनियमितताएं की। वो बड़ा स्वच्छंद व्यवहार करता था, क्योंकि उसको यही लगता था कि बस से क्यों है, अपनी माताजी के पास पूरे अधिकार हैं, अकबर मात्र कठपुतली है, इसलिए वो अकबर की भी नहीं सुनता था। ठीक है, अब ये मुनीम खां भी उसी गुट का है, उसी का मित्र है, सब कुछ पूरी बातें उसके नियंत्रण में एक प्रकार से। तो वो स्वच्छंद बहुत ज्यादा। ऐसे में इस अतका खान ने, ये जो अकबर का शुभ चिंतक था, ये अकबर के पास गया। अतका खान, इसने अकबर को समझाया कि भाई तू शासन संभालने के योग्य हो चुका है, तू करने के ही शासन चला कौन रहा है? पूरा सब कुछ वो देखो, आदम खान लूट जीत रहा है, लूट खजाने लूट रहा है, लेकिन वो राजकोष में कुछ जमा नहीं करा रहा है। यद्यपि इको साड़ो है, लेकिन फिर भी ये अकबर का शुभ चिंतक है, इसलिए अकबर को पूरी बातें बता रहा है कि देखो, आदम खान को इनको ज्यादा हद से तवज्जो मत दो। और वो मुनीम खान, वो बावड़ी बूझ है, वजीर के लायक है। वो ऐसे व्यक्तियों को वजीर बना रखा है। किसी ढंग के व्यक्ति को वजीर बनाओ जो खुद का तुम्हारा व्यक्ति हो। तो अकबर ने कहा तुम्हें ही बना दूं भाई, तुम्हें ही बना दूं। तो उसने कहा अगर मुझे बना दोगे तो दिक्कत भाई यहां पर समस्या आ जाएगी ना, जी इनमें आपस में फूट पड़ जाएगी। तो उसने कहा जो भी हो, योग्य हो तुम ही को वजीर बना देता हो। तो उसने क्या किया? इस अतका खां को वजीर बना दिया। अकबर ने अतका खां को वजीर बना दिया, और किसको? मुनीम खां को हटा दिया। मुनीम खां को हटा दिया, इसका मतलब बैराम खां के परकतर दिए। अब बैराम खां को इस बात का पता चला, इसने कहा
बोले अल्लाह तू कौन बोले उठे तो मेरी माँ की चल रहा है। अब मन तो उठा दियो। आदम खां के पास इसको मुनीम खां को उठाया है, ठीक है, मुनीम खां को उठाया है। एक बार दोबारा सुन लो, वजीर कौन है? आदम खां। बता चुका हूं मैं पहले, वो आदम खां नहीं, सॉरी, मुनीम खां। वजीर कौन है? मुनीम खां। तो इस मुनीम खां को हटा दिया, अक्का खां को बना दिया। भाई आदम खां तो अभी मालवा से पहुंचा ही नहीं है ना, मुनीम खां को हटा दिया। हाँ, यही तो बात बता रहा हूं मैं यहां पर। इस मैंने ये पूरी की पूरी गड़बड़ कर दी, इसको यहां से वापस। तो पर्दा या हरम के शासन में देखो, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, पर्दा, हरम या पेटीकोट का शासन सामान्य तौर पर काल पूछे तो क्या हो जाएगा? 1560 से 62। लेकिन यही काल अगर स्मिथ के अनुसार पूछे तो 1560 से 64। लेकिन ध्यान ये रखना है, आपको ये काल ही याद रखना है, स्मिथ वाले काल की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, पर्टिकुलर नाम देते, लेकिन ऐसी बहुत कम संभावना रहेगी नहीं के बराबर। फिर भी अगर स्मिथ का नाम आ जाए तो 1560 से 64, और किसी का भी नाम नहीं हो तो 60 से 62। ठीक है। अब इस हरम शासन की मुखिया कौन है? तो अकबर की धाय मां माहम अनगा, बात नंबर 1। फिर इस माहम अनगा की बेटी जिसका नाम है जीजी अनगा, ठीक है, बात नंबर 2। और इसने भी, यानी अकबर का एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि वास्तविक जो लालन पालन या देख रेख है वो किसने की? जीजी अनगा ने। इस जीजी यानी माहम अनगा का बेटा और जीजी अनगा का भाई जिसका नाम आदम खां, ये बड़ा क्रूर व्यक्ति था। और इसके अलावा इस आदम खां का मित्र जिसे माहम अनगा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए बैराम खां के स्थान पर यहां पर वकील या वजीर बनवा दिया। क्या नाम था? मुनीम खां। ठीक है। तो मुनीम खां मुगल काल में जब वजीर बना है तो संयुक्त रूप से उसके साथ ये माहम अनगा भी वजीर है। ये दोनों संयुक्त वजीर हैं, ठीक है, या वकील हैं। तो माहम अनगा संयुक्त रूप से वकील या वजीर पद पर कार्य करने वाली मुगल काल की एकमात्र महिला है जिसने वजीर पद पर कार्य किया है। मुगल काल में किसी प्रांत की गवर्नर भी आएगी महिला, बख्तूनिसा, आगे चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो वो आगे बात करेंगे हम। पहले यहां पर कि वजीर पद पर काम करने वाली ये महिला है कौन? माहम अनगा। देखो, माहम अनगा और जीजी अनगा का प्रभाव कितना था उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले एक बार इनकी बात करें तो माहम अनगा और जीजी अनगा, आदम खां इनका इस माहम अनगा का बेटा, मुनीम खां एक प्रकार से आदम खां का दोस्त और इसे वजीर या वकील बना दिया। फिर अतका खां जो जीजी अनगा का पति है, अतका खां, ये थोड़ा समझदार व्यक्ति था और ऐसा माना जाता है कि अकबर का शुभ चिंतक था। अब देखो यहां क्या हुआ, अब इन लोगों का गुट बन गया और शासनकार ये वो होंगे जो ये गुट जाएगा। इतने दिन वो होते थे जो बैराम खां चाहता था। तो अकबर तो पहले ही खाली हाथ और अब भी खाली हाथ। लेकिन अब क्या हुआ, एक तो आदम का की मनमानियां हद से ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा निरंकुश बन गया। जहां कहीं भी आक्रमण करते, लूटमार का सामान होता तो वो राजकोष में जमा नहीं करता, राजकोष का दुरुपयोग करता। ऐसे में जब 1560-61 में मालवा पर आक्रमण किया और मालवा विजय से 61 में जो धन मिला उसको राजकोष में जमा नहीं करवाया, वो राजकोष तक आया ही नहीं। तो ये बात थोड़ी सी इस व्यक्ति को, क्योंकि ये मन से चाहता था कि भाई मुगल साम्राज्य पतन के कगार पर ना जाए। भाई जैसे कोई संस्था है, उस संस्था में काम करने वाले व्यक्ति अगर खुद ये लगेगा कि अगर इस संस्था का पतन होगा इसका मतलब हमें जो लाभ हो रहा है वो लाभ भी हमसे छीना जा सकता है, अपने आप छीन जाएगा। तो इस व्यक्ति ने क्या सोचा कि अगर मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो हमें इन पदों पर कौन पूछेगा।
तो परिणामतः ये व्यक्ति गया अकबर के पास और अकबर को समझाया कि भाई तू या मेली सासू की मेली घराड़ी की मेला साड़ा की आंखी मान लो ने तो पूरा साम्राज्य बर्बाद हो जाए लो, इसलिए तू खुद समझदार है, शासन में योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति कर। अब आदम खान जैसा क्रूर व्यक्ति सैन्य अभियानों पर या सेनापति बनने के लायक है? ये मुनीम खां बावलीबुच ऐसा कोई वजीर बन सकता है? कोई ढंकान तो वजीर बनाए। तू खुद शासन संभालता नहीं है, जो संभाल रहे हैं वो योग्य नहीं है, तो कम से कम योग्य व्यक्तियों को तो तरजीह दे। तो परिणामतः है अकबर ने क्या किया, इस अतका खां को ही अपना वजीर बना दिया, वकील। इस मुनीम खां को तो हटा दिया और मुनीम खां के स्थान पर किसको बना दिया? अतका खां को। अब देखो, बिना आदम खां की, आदम खां इतना ताकतवर अपने आप को मानता था कि कोई भी नियुक्ति हो वो मुझसे पूछ कर होनी चाहिए, और उसी के सहयोगी मुनीम खां को हटा दिया। तो मुनीम खां ने भी जाकर आदम खां को भड़काया, जाकर ये कहा कि देखो ये लो, इतने दिन तो आप ये कह रहे थे कि हमारी, मेरी और मेरी माँ की चल रही है, अब देखो मन तो हटा दियो। तो बोले बनाया किसको है, जाकर देख लो खुद। तो इसको हटाने से जब आदम खां आया और वो अकबर के चेंबर में, अकबर का अलग से कक्ष बना हुआ था, भाई सम्राट है तो उसका तो अलग तो कक्ष रहेगा ही। बिल्कुल एकदम तीव्र गति से वो अकबर के महल की तरफ, अकबर की तरफ जा रहा है। अकबर को किसी ने पहले ही सूचना दे दी कि आदम का आग बबूला होकर आ रहा है और वो बददिमाग है, इसलिए उससे सावधान रहना है। तो अकबर ने पहले ही अपने अंगरक्षकों को कह दिया कि वो आता ही भी कोई इलाज कर दे जो। तो जो ही आदम खां गेट में प्रवेश करने लगा, अंगरक्षकों ने तुरंत उसको पकड़ लिया, मुक्का मारा। कहा जाता है कि अकबर ने भी मुक्का मारा और आदम खां धड़ाम से नीचे गिर गया। बोले रस्सी लाओ, हाथ पांव बंधवाए किले से। अच्छा, उससे पहले देखो एक मिनट, उसने क्या कहा, पहले वो वजीर के चेंबर में गया। उससे पहले का घटनाक्रम, अकबर के पास जाने से पहले पहले जब मुनीम खां को हटा दिया और मुनीम खां ने ये कहा कि मेरे स्थान पर दूसरे किसी को नियुक्त कर दिया, किसको, जाकर देख लो। तो परिणाम तक वो वजीर के चेंबर में, वकील के चेंबर में गया, यानी अतका खां के चेंबर में, और जाकर अतका खां को कहा तनकुण बनायो। बोले मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, जिसने मुझे बनाया उससे बात करो, अकबर से। और उसने, आदम का मैंने पहले कहा था बददिमाग था, गुस्से में आकर अपने ही बहनोई की हत्या कर दी, यानी अतका खां को मार दिया आदम खां ने। ठीक है, तो अब देखो, जब आदम खां को मार दिया तो इस गुट की एक सदस्य अपने आप अलग हो जाएगी, जिजियनगा, क्योंकि ये जिजियनगा का पति भी था। इस अतका खां को मार दिया आदम खां ने, तो ये, अब देखो अतका खां तो मर गया, मुनीम खां को वजीर पद से हटा दिया, जिजियनगा अपने आप इस गुट से अलग हो गई, क्योंकि उसके पति को उसी के भाई ने मार दिया। बात समझ आ रही है यहां पर? अब दो बच्चे, आदम खां और माहम अनगा। तो आदम खां अतका खां को मारने के बाद अकबर के चेंबर की तरफ गया और अकबर को पहले से ही सावचेत कर दिया। तो परिणाम तय आते ही अकबर ने जोर का मुक्का मारा उसके मुंह पर, आदम खां धड़ाम। अंगरक्षकों को कह दिया कि इसको घेरो, हाथ पांव बंधवा दिए रस्सी से और किले के ऊपर से फेंका गया नीचे। नीचे व्यक्तियों को भेजा, जार देखो के हुए साहब, थोड़ो जीव बाकी है, पाछो ले वापस। दोबारा फिर फेंका गया, साहब अब कड़ गयो, ओजू ले के पेरो बच जाए, बिखर गो, खिंड गया वो तो। इसको भी सल्टा दिया अकबर ने। अब तो आदम खां इस प्रकार से मारा जाएगा। अब कौन बचा? माहम अनगा। अकबर गया उसके पास और जाकर बोले, आपके बेटे आदम खान ने, माहम अनगा के पास गया जो हार्ट पेशेंट है, दाहिमा, आपके बेटे आदम खान ने आपके दामाद अतका खां का वध कर दिया।
बोले बावड़ो है बिन क्या कोई होश को नहीं, यहाँ भी कोई करया करेंगे। मतलब वो पुत्र मोह में देखो कितनी बहुत ज्यादा, उस दामाद की हत्या को भी माफ करने के लिए तैयार थी वो। तो बोले बेवकूफ है वो। तो उसने कहा, अकबर ने कहा अभी बात पूरी नहीं हुई है, बाकी है। फिर वो मुझे भी मारने के लिए आया था, लेकिन मैंने उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारा। बढ़िया, ये भी कोई मारा करेगा, छोरा का लाग जाए तो। अभी बात समाप्त नहीं हुई है। फिर मैंने उसके हाथ पांव बंधुआए और किले से नीचे फेंका, लेकिन वो बच गया। तो ठीक है, इसलिए उसे दोबारा फेंका, तब जाकर वो मरा। उसके साथ ही महामनगा भी खा गई। ये लो साहब, ये भी चली गई। ठीक है। जीजी अनगा रहीर, जीजी अनगा का इतना प्रभाव था कि जब जीजी अनगा की मृत्यु होती है तो खुद अकबर अपने बाल मुड़वाता है। अकबर अपने बाल मुड़वाता है, और उसके एक प्रकार से ऐसा, इसका मतलब इसका प्रभाव काफी ज्यादा था अकबर पर। इसको मानता था वो, मानता, इसको भी मानता था, दोनों के संदर्भ में कह सकते हैं। लेकिन जीजी अनगा का भी बाद में काफी ज्यादा प्रभाव था। खैर चलो, तो ये बात, इस प्रभाव से मुक्त हो गया। अब स्वतंत्र होने के बाद उसके विजय और साम्राज्य विस्तार की चर्चा करें हम। अकबर ने किस प्रकार से विजय और साम्राज्य विस्तार किया, तो उसके लिए देखो हमें एक सारणी बनानी है। सबसे पहले क्या क्या किया अकबर ने, कौन कौन सी विजय हुई अकबर के काल में। तो बिंदु क्या रहेगा, विजय व साम्राज्य विस्तार। और आपको पता होगा कि अकबर ने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था। बहुत बड़ी बात है, लगभग क्या पूरे भारत को जीत लिया था। अधीनता सभी ने, कुछ क्षेत्रों ने अधीनता, जैसे मेवाड़ आदि ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वो अलग बात है। बाकी लगभग पूरे भारत को जीत लिया था अकबर ने। तो देखो, खैर साम्राज्य विस्तार में सबसे पहले हम क्षेत्रों की बात करें तो यहां मालवा से चले। अच्छा, इधर तो मैं नाम लिख रहा हूं क्षेत्र, यहां विजय का वर्ष कि किस वर्ष जीता, यहां शासक कि उस समय वहां का शासक कौन था, और यहां अकबर का सेनापति कौन था, कि अकबर के किस सेनापति ने जीता था। ठीक है, इतने कॉलम है। अब देखो, पहले सबसे पहले मालवा क्षेत्र या राज्य, बात एक ही है। अब इस मालवा को किस वर्ष जीता, 1561 में। ठीक है, मालवा का शासक कौन था, बाज बहादुर। अब देखो, ये बाज बहादुर पराजित होकर कहां जाएगा, मोस्टली जो मध्य भारत के शासक हैं या पूर्वी भारत के शासक हैं, वो जो पराजित होंगे वो मेवाड़ जाएंगे ज्यादातर। इसका मतलब अकबर के चित्तौड़ का आक्रमण का एक कारण क्या होगा, अकबर के विरोधियों को शरण देना। जैसे ग्वालियर का शासक राम शाह चला गया, मेड़ता का अभी हम चर्चा करेंगे जयमल, और वो जयमल फिर उसी अभियान में आगे अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा तब मारा जाएगा। ये बाज बहादुर भी चला गया, हालांकि बाद में अकबर की अधीनता में चला जाएगा। ये अकबर इसे मनसब भी प्रदान करेगा, पहले 1000 का फिर 2000 का, और अकबर का दरबारी गायक भी बनेगा। तो बाज बहादुर, वैसे बाज बहादुर कुशल गायक था, और इसकी पत्नी थी रूपमती, वो कुशल नृत्यांगना थी। तो वो तो गाबा बजाबा को काम करतो और बा नाचबा को काम करती, राजकाज तो क्या तन संभालता। जब आदम खान ने आक्रमण किया, उनको पता था आदम खान बड़ा क्रूर है और आदम खान जीत चुका है मालवा को, तो वो लोग वहां से पलायन कर गए। लेकिन थोड़ी दूर गए बाद में याद आया, अपन पेटी बाजू वाद्य यंत्र तो बैठे ही भूल गया। वापस आए, वापस में आए तो पकड़ में आ गए। देखिए, जरूरी ही पेटी बाजू ले बाकी। आदम खान ने के आतंक के कारण रूपमती ने तो वही आत्महत्या कर ली। ये उस समय तो बचने में सफल रहा,
लेकिन बाद में आगे चलकर फिर अकबर के पास चला जाएगा। खैर, बाज बहादुर मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर, जो अकबर का दरबारी गायक था। और यहां सेनापति किस कौन था? आदम खां। हालांकि और भी होंगे, लेकिन आपको मुख्यतः आदम खां याद रखना है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद में मालवा विजय के बाद में मेड़ता 1562, ठीक है। और उस समय मेड़ता का शासक कौन था? जयमल राठौड़। और यहां सरफरुद्दीन सरफुद्दीन ये अकबर का सेनापति रहेगा। और ये दोनों पराजित होने के बाद कहां जाएंगे? मेवाड़ के राणा उदय सिंह की शरण में। और ग्वालियर वाला राम सिंह भी कहां गया था? मेवाड़ के राणा उदय सिंह की शरण में। फिर उसके बाद में गोडवाना गोडवाना या गढ़कंटगा, ये है 1564। यहां का शासक तो वीर नारायण था, लेकिन वीर नारायण तो छोटा बालक था, इसलिए इसकी संरक्षिका कौन थी? दुर्गावती। ये आपको देखो, ये अभियान इसलिए याद रखना है, अकबर का 2 महिलाएं प्रतिरोध करेंगी, उनमें एक महिला ये है कौन? दुर्गावती। तो दुर्गावती कहां के राजा की संरक्षिका थी? गोडवाना के राजा वीर नारायण की संरक्षिका थी। ये बात ध्यान रखना है आपको। और गोडवाना में किसको भेजा? आसफ खां को, जो आसफ खां हल्दीघाटी युद्ध में भी आता है मान सिंह के साथ, आसफ खां को। फिर उसके बाद में देखो 1564 के बाद में चित्तौड़ 1568। और इस समय यहां कौन था? राणा उदय सिंह। और यहां स्वयं अकबर नेतृत्व करेगा। अकबर अकबर ही तो गोली मारता है जयमल को संग्राम बंदूक से। क्यों नेतृत्व किया? उसके पीछे कारण था। अकबर यहां नेतृत्व करता है, उसके पीछे मूल कारण यह था कि एक तो विद्रोहियों को तो शरण दे ही रहा है, अकबर की सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी इसने, मलेच कहा था, विदेशी कहा था। किसने? राणा उदय सिंह ने। तो उस बात से उसे ठेस लगी और वो उसे उस बात का दंड देना चाहता था। इसलिए जब उदय सिंह तो यहां से चला गया, वो तो नहीं मिला, वो तो गिरवा पहाड़ियों में चला गया जयमल और पत्ता को सौंपकर चित्तौड़ का बाहर। तो उदय सिंह नहीं मिला, तो इस खीज में उसने आम जनता को मारने का आदेश दे दिया और परिणामतः बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों को भी मारा गया। इसलिए चित्तौड़ विजय अकबर के माथे पर कलंक मानी जाती है। बताया था शायद मैंने आपको कि शेरशाह के माथे पर तो कौन सी विजय कलंक है? रायसेन विजय। और इस अकबर के माथे पर कौन सी विजय कलंक है? चित्तौड़ विजय। ये बात ध्यान रखना है। तो चित्तौड़ विजय अकबर के माथे पर कलंक मानी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद में चित्तौड़ के बाद में रणथंभौर 1569। और यहां का शासक था सुरजन हाड़ा। यहां खुद अकबर आएगा और साथ में होगा भगवान दास। हालांकि मानसिंह भी है, लेकिन भगवान दास। और भगवान दास की सलाह पर सुरजन हाड़ा अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेगा। और शायद मैंने आपको बताया था संगीत के क्षेत्र में जब हम चर्चा कर रहे थे कि अकबर ने रणथंभौर के शासक सुरजन हाड़ा को तवर्रा बजाने की छूट दी थी। ऐसे शायद कुछ प्रसंग आया था मेरे ख्याल में, ठीक है। फिर उसके बाद में कालिंजर भी 1569 में, कालिंजर विजय 1569। और उस समय कालिंजर का शासक कौन था? कालिंजर रीवा राज्य में था, रीवा मध्य प्रदेश। रीवा का राजा कौन था? रामचंद्र देव। रीवा का राजा रामचंद्र देव, ठीक है। और यहां नेतृत्व करेगा मजनू खां। और इस ये रामचंद्र देव ही तानसेन अकबर को भेंट करेगा। ये बात ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में गुजरात विजय
गुजरात विजय 1572 और 73 में फिर विद्रोह का दमन करेगा, तो साथ में 1572 73, ठीक है, 1572 73। अब देखो यहां शासक रहता है गुजरात का मुजफ्फर तृतीय। बाबर के समय कौन था? मुजफ्फर द्वितीय। लिखा था शायद हमने, बाबर के समय मुजफ्फर द्वितीय था। बाबर 5 मुस्लिम शासकों की चर्चा करता है, उसमें मुजफ्फर द्वितीय की भी चर्चा करता है। तो यहाँ मुजफ्फर खान तृतीय, मुजफ्फर खान तृतीय शासक था और यहां खुद अकबर नेतृत्व करेगा। और इस गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र देखा है। गुजरात अभियान के दौरान ही पहली बार पुर्तगालियों से भेंट की है। और इस गुजरात अभियान के दौरान ही पुर्तगाली से कारतेज, कारतेज क्या था? समुद्री व्यापार का परमिट, वो परमिट दिया था पुर्तगालियों ने अकबर को इस दौरान। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हो, हालांकि इसकी हम आगे फिर चर्चा कर लेंगे। और यहाँ इस अकबर का सहयोग कौन करता है? अजीज कोका। इस अभियान में मिर्जा अजीज कोका, जो अकबर का अंतिम वजीर या वकील रहता है, मिर्जा अजीज कोका, ठीक है। तो मिर्जा अजीज कोका। और फिर उसके बाद में बंगाल और बिहार विजय, बंगाल व बिहार कब? 1574 में। शासक कौन था यहाँ का? दाऊद खां। और इस अभियान में नेतृत्व कौन करेगा? मुनीम खां, मुनीम खां, ठीक है। फिर उसके बाद में हल्दीघाटी युद्ध 1576। और शासक कौन था? प्रताप, महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप। और किसके नेतृत्व में? तो मान सिंह और आसफ खां, मुख्य मान सिंह, साथ में आसफ खां, ठीक है। फिर उसके बाद में काबुल विजय 1581 में। 1581। और काबुल का शासक कौन था? हाकिम मिर्जा या मिर्जा हाकिम। तो देखो मिर्जा उपाधि लगी हुई, इसका मतलब अकबर का रिश्तेदार है। रिश्तेदार नहीं, अकबर का सौतेला भाई है, ठीक है। तो यहां इसी समय फिर इसको तो हटाया जाता है और अकबर अपनी सौतेली बहन यानी इस हाकिम मिर्जा की बहन बख्तू निसा को यहाँ की काबुल की गवर्नर नियुक्त करता है, जो मुगल काल में किसी प्रांत की गवर्नर नियुक्त होने वाली एकमात्र महिला रहती है। और काबुल अभियान का नेतृत्व कौन करता है? मान सिंह। आगे चलकर बाद में मान सिंह को ही काबुल का मुगल सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में कश्मीर। तो कश्मीर विजय में अकबर ने, मेरे हिसाब से कश्मीर विजय भी अकबर के माथे पर कलंक होनी चाहिए। हालांकि नाम चित्तौड़ का आता है, लेकिन यहां भी अकबर ने गड़बड़ की। गड़बड़ का मतलब देखो, कश्मीर का शासक था यूसुफ खां, ये बात है 1586 की। कश्मीर को कब जीता है? 1586 में। यहाँ का शासक था यूसुफ खां, ठीक है। यूसुफ खां को भगवान दास ने ये आश्वासन दे दिया था, भगवान दास ने ये आश्वासन दे दिया था कि तुम्हें इस प्रकार से कोई सह सम्मानजनक संधि की जाएगी, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो यूसुफ खां को समझाकर संधि के लिए लाया था वो, लेकिन पीछे से इस पर अधिकार कर लिया। यहां पर ये इसलिए कहा यह जाता है कि फिर भगवान दास ने इस बात को सहन नहीं कर पाया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया आगे चलकर, ये बात इस संदर्भ में। तो यहां भगवान दास, ठीक है। एक तो ये, अब आगे दूसरी सारणी बनाए दूसरी तरफ उड़ीसा के संदर्भ में, यानी आगे के और अभियानों की चर्चा करें तो यही कॉलम रह जाएगा।
यहां राज्य, यहां वर्ष, वर्ष मैंने वर्षा लिख दिया है, वर्ष, विजय का वर्ष, यहां शासक, और यहां अकबर का सेनापति जो अकबर की सेना का नेतृत्व करेगा। तो राज्य में अगला राज्य है अपने उड़ीसा, और उड़ीसा का शासक कौन? देखो वर्ष कब? 1591। एक बात ध्यान रखना, काबुल को जीता है 81 में, उड़ीसा को जीता है 91 में। तो काबुल इधर, उड़ीसा इधर, तो याद रखते समय आप याद कर सकते हो। शासक कौन था उड़ीसा का? निसार खां। और उड़ीसा को जीतने वाला सेनापति कौन था? मान सिंह। पहले भी लिख चुके हैं हम, मान सिंह के संदर्भ में जब चर्चा की थी तब। ठीक है, फिर उड़ीसा विजय के बाद में सिंध विजय भी 1591 में, सिंध विजय 1591। सिंध का शासक था जानी बेग, और इस विजय में रहीम का योगदान था, यानी सेनापति कौन था? अब्दुर रहीम खान खाना। तो अब्दुर रहीम यहां पर, और 1591 84 में से खान खाना की उपाधि मिल चुकी है, तो हम अब्दुर रहीम खान खाना बोल सकते हैं। ठीक है, फिर सिंध के बाद में बलूचिस्तान 95 में है, और 95 में है तो पन्नी अफगान, याद करने के लिए है पन्नी अफगान। तो बलूचिस्तान 1595 और पन्नी अफगान। और यहां शायद सेनापति मीर मासूम है, मीर मासूम अकबर की सेना का नेतृत्व करता है। फिर उसके बाद में 95 में वो जीता है कंधार को, 95 में कंधार विजय 1595 में। और यहां मुजफ्फर हुसैन, अब देखो यहां बड़ी बात ये होती है कि मुजफ्फर हुसैन ईरान के शाह से नाराज हो जाता है, और ये ईरान के शाह की ओर से यहाँ का गवर्नर था, ईरान के शाह से नाराज हो जाता तो स्वेच्छा से अकबर को सौंप देता है ये कंधार का प्रदेश। ठीक है, तो यहां मुजफ्फर हुसैन और स्वेच्छा से अकबर को दुर्ग सौंप देता है, ऐसा कंधार। तो कंधार दुर्ग 1595 में स्वेच्छा से सौंपा गया है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे कंधार कब कब भारतीय साम्राज्य में शामिल हुआ है, अंतिम रूप से कब निकला है, इस संदर्भ में भी बात करेंगे हम, और शायद आप लोग कर भी चुके हैं पहले चर्चा। फिर उसके बाद में अहमदनगर विजय, अहमदनगर विजय 1600 में। ठीक है, और अहमदनगर विजय, अहमदनगर का शासक तो कौन रहेगा? निजाम बहादुर। लेकिन ये तो छोटा बच्चा है, इसकी संरक्षिका है चांद बीबी। तो ये मैंने कहा था अकबर का 2 महिलाएं प्रतिरोध करती हैं, एक तो गोडवाना में दुर्गावती, और एक यहां पर अहमदनगर में चांद बीबी। चांद बीबी तो 3 राज्यों की संयुक्त सेना का नेतृत्व करेगी सुप्पा युद्ध में 1597। देखो सुप्पा यानी 97, 1597 में सुप्पा युद्ध होगा, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा तीनों की संयुक्त सेना प्लस मुगलों के मध्य होगा सुप्पा का युद्ध, अकबर की सेना के मध्य। हालांकि उसमें चांद बीबी की पराजय होगी, मुगलों की विजय होगी, लेकिन अपने आप में बड़ी बात है कि 3 राज्यों की सेना का नेतृत्व है, वो भी उस युग में एक महिला कर रही है, तो अपने आप में बड़ी बात है ये। ठीक है, तो यहां चांद बीबी उसकी संरक्षिका है, ये बात आपको याद रखनी है। और यहां नेतृत्व में मूल रूप से देखो अहमदनगर में अलग अलग अभियान रहते हैं। फिर उसके बाद में असीरगढ़
असीरगढ़ विजय। सोलह सौ एक, ये अकबर की अंतिम विजय है। ठीक है, 1601। और इस समय असीरगढ़ का शासक कौन था? उसका क्या नाम? मीर बहादुर उसका बेटा था। क्या नाम? अभी स्वेच्छा से एक अधीनता स्वीकार करेगा 1591 में अली खां, तो उसका बेटा अली खां का बेटा था ये मीर बहादुर। तो कैसे याद रहेंगे? अहमदनगर असीरगढ़ दक्षिण में है, ठीक है, दोनों। और तो अहमदनगर का शासक तो निजाम बहादुर, यहाँ का मीर बहादुर। निजाम और मीर बहादुर दोनों में लगा हुआ है। फिर निजाम इसलिए कि अहमदनगर का, मैंने आपको कभी बताया था कि निजाम यानी या तो अहमदनगर या हैदराबाद का शासक होगा, बताया था शायद मैंने आपको। तो सीधा सा है यहाँ अहमदनगर का निजाम बहादुर, तो असीरगढ़ का मीर बहादुर। ठीक है, और ये अकबर की अंतिम विजय है। यहाँ खुद अकबर है असीरगढ़ में, तो अकबर की अंतिम विजय है, ये बात ध्यान रखना। अंतिम विजय कौन सी विजय है? असीरगढ़ विजय अकबर की। अच्छा, इस असीरगढ़ विजय का आंखों देखा वर्णन कहां मिलता है? अकबरनामा में। वो अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल वाले अकबरनामा में नहीं, फैजी के अकबरनामा में इस असीरगढ़ युद्ध का आंखों देखा वर्णन मिलता है। मैंने कभी आपको बताया नहीं कि फैजी ने भी अकबरनामा लिखा है, बताया था ना। उस फैजी वाले अकबरनामा में असीरगढ़ युद्ध का आंखों देखा वर्णन मिलता है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो खैर, अब हम कुछ जो इस सारणी से संबंधित थी, अगर कोई बात बीच में रह गई, जैसे हाँ, ये बात तो हम चर्चा कर चुके हैं कि बाज बहादुर को अकबर ने 2000 का मनसब प्रदान किया था, पहले 1000 फिर 2000 का। और बाज बहादुर और रूपमती दोनों की मजार उज्जैन में बनी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये तो कोई विशेष बात, रणथंबोर वाले में पहले चर्चा कर चुके हैं, तो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, गुजरात विजय का जो दूसरा अभियान है 1573 में, उसको वी.ए. स्मिथ ने अकबर का तुर्तगामी अभियान की संज्ञा दी है, क्योंकि अकबर वहां बड़ी तीव्रता से पहुंचता है। तो अकबर का तुर्तगामी अभियान किसको कहा गया है? गुजरात के दूसरे अभियान को, जब वहां पर मिर्जाओं का विद्रोह दमन करने के लिए अकबर जाता है, तो उसको तुर्तगामी अभियान की संज्ञा दी है। और ये जो सूपा युद्ध हुआ था, देखो 1597 में अहमदनगर बीजापुर गोलकुंडा, अहमदनगर बीजापुर प्लस गोलकुंडा, तीनों की संयुक्त सेना रहती है। और इस संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन करती है? ये चांद बीबी, इस सूपा के युद्ध में। ठीक है, और इधर मुगल सेना का नेतृत्व कौन करता है? रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना। लेकिन इस युद्ध में चांद बीबी की हार होती है, मुगलों की विजय होती है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, बस फिर उसके बाद में ये बात पहले बता चुका हूं कि बख्तुनिसा को 81 में काबुल की गवर्नर बनाया था, वो एकमात्र महिला गवर्नर थी मुगल काल में। ठीक है, फिर अब बात करें हम अधीनता स्वीकार करने वाले शासकों के क्रम में। ये तो थी अकबर की विजय, साम्राज्य विस्तार। अब कुछ बातें आपको 1562 में आमेर नरेश भारमल ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, अधीनता स्वीकार की थी, और अपनी पुत्री हरखाबाई का, हरखाबाई जिसका वहां जाकर नाम मरियम उजमानी हो जाता है। मरियम की उपाधि अकबर ने दी थी, अजमानी शेख सलीम, उजमानी शेख सलीम चिश्ती ने। ठीक है, तो मरियम उजमानी या हरखाबाई का विवाह किया था इस भारमल ने अकबर से, अपनी पुत्री का विवाह। ठीक है,
तो ये भारमल भारत का पहला हिंदू या राजपूत शासक था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। फिर उसके बाद में अकबर ने 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया था और इस नागौर दरबार में राजस्थान के अधिकांश शासकों, जिसमें बीकानेर का कल्याणमल, जैसलमेर का हरराय आदि ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। चंद्रसेन भी गया था और अधीनता का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन वो कुछ अनबन होने के कारण वो दरबार से वापस आ गया, तो फिर चंद्रसेन से संघर्ष हुआ। ठीक है। फिर दक्षिण भारत का एक शासक था अली खां 1591 में। अगर ये 92 में होता तो दक्षिण भारत, देखो 62 याद करने में दिक्कत नहीं रहती, लेकिन ये 91 में कौन? अली खां। ये दक्षिण भारत का ये पहला शासक था अली खां, जिसने स्वेच्छा से, खानदेश का शासक था, ये बात भी ध्यान रखना। कहां का शासक था? खानदेश। खानदेश का शासक अली खां जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ये दक्षिण भारत का पहला शासक था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। उत्तर भारत का या भारत का पहला कौन था? भारमल 1562 में। दक्षिण भारत का पहला कौन है? खानदेश का अली खां। कब? 1591 में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की है। अब हम बात करें अकबर के काल के प्रमुख विद्रोह। विद्रोह कौन कौन से हुए? तो देखो, अकबर के काल में सबसे पहला विद्रोह 1565 में अब्दुल्ला उज़्बेक का विद्रोह होता है। ज्यादा विद्रोह नहीं, 3 ही विद्रोह याद रखने हैं आपको। विद्रोह है, पहला विद्रोह है 1564 में अब्दुल्ला उज़्बेक। अब्दुल्ला उज़्बेक क्या हुआ? अच्छा 65 में, एक मिनट देख लेते हैं। ये 65 में क्या? 1565, चलो कोई नहीं। 1565 में अब्दुल्ला उज़्बेक, तो हम इसे उज़्बेकों का विद्रोह भी बोल सकते हैं, ठीक है, या उज़्बेक, अब्दुल्ला उज़्बेक का विद्रोह। ये अकबर के काल का प्रथम विद्रोह था, तो अकबर को ज्यादा विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में दूसरा विद्रोह है गुजरात के मिर्जा बंधुओं का विद्रोह था। तो गुजरात के मिर्जाओं का विद्रोह है, कब था? 1573। गुजरात का विद्रोह है या गुजरात में मिर्जा बंधुओं का विद्रोह है। भाई थे परिवार तुल्य, तो मिर्जा बंधुओं का विद्रोह है, ठीक है। फिर उसके बाद में अंतिम और तीसरा विद्रोह उसी के बेटे द्वारा, सलीम द्वारा किया जाता है। कब? 1599 में। 1599 में शहजादा सलीम का विद्रोह है, जो इलाहाबाद में जाकर स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है, ठीक है। तो ये सलीम का विद्रोह रहता है। अच्छा, एक बात शायद मैंने बता दिया होगी आपको कि सलीम के इशारे पर ही वीर शाह बुंदेला अबुल फजल की हत्या करता है 1602 में। तो अबुल फजल की हत्या कब की है? 1602 में। किसने की है? वीर शाह बुंदेला ने। और किसने मरवाया है उसे? सलीम यानी जहांगीर ने उसे मरवाया है, ठीक है। अब बात करें अकबर से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों से। अनेक जो धार्मिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, आर्थिक भी हैं, उनसे संबंधित वहां थोड़ा सन का काम ज्यादा होगा, और इन अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।